Hello dear student, my name is Andalip Zahra and welcome to my channel. I am going to start with basics. So today's lecture will be on introductory economics. So when it comes to discussion of any subject or discipline, we must discuss the subject matter of the study. So in this class, I will be discussing with you the meaning of economics, definition of economics, origin of economics and subject matter of economics. So what is economics? इकोनॉमिक्स क्या है? सी, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. हमें अपने डेली लाइफ में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. तो ये गुड्स ऐसे हैं जो कि बेसिक नीड्स के कैटेगरी में आते हैं. तो इन गुड्स को हम नीड्स की कैटेगरी में रखते हैं. इन गुड्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. इन गुड्स के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कार, टेलीविज़न. तो ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स जो हैं हम वांट्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इन गुड्स के बिना हमारी लाइफ, हम सरवाइव तो कर सकते हैं, हमारी लाइफ एग्जिस्ट भी कर लेगी, बट ये गुड्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन की बात करते हैं तो हमारा काम तो एक कीपैड के फ़ोन से भी चल जाएगा. बट आजकल जैसे कि व्हाट्सएप का ज़माना है या फिर हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी एक्टिव रहते हैं. तो अगर सपोज़ हमें कोई व्हाट्सएप करता है और हम कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसमें तो ये फ़ीचर ही नहीं है. तो इसलिए अगर हम एक स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी ईजियर हो जाती है. इन द सेम वे अगर हम कार की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास अगर टू व्हीलर है, स्कूटी है या बाइक है, या हमें कहीं भी जाना हो तो हम पहुंच सकते हैं. बट अगर हमारे फैमिली में 4 या 5 लोग हैं तो हम टू व्हीलर पे वहाँ पर इकट्ठे नहीं जा सकते हैं. और अगर हमारे पास कार होगी तो हम सारे ही फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे उस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं. तो इस तरीके से कार क्या है, हमारी लाइफ को ईजियर बना रही है, कंफर्टेबल बना रही है. तो ये गुड्स जो हैं, ये गुड्स बेसिक नीड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये हमारे वांट्स की कैटेगरी में आते हैं. ये आती हैं हमारे ख्वाहिशों के अंदर आते हैं. ये सारे गुड्स हमारे ख्वाहिशों के अंदर आते हैं, ये सारे गुड्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के अंदर आते हैं. इस गुड से इन गुड्स को यूज़ करके हमारी लाइफ ईजियर होती है, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है. तो इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो हैं लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं. ये रिसोर्सेज जो हैं स्केर्स होते हैं. इन रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में क्या है, शॉर्टेज है. तो ये रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है. तो जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो इनफाइनाइट नहीं है और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, यानी कि सपोज अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर जो है एक फ़ोन को भी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जा सकता है, क्लॉथ को भी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, एक से ज़्यादा यूजेस हैं. तो जब हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है. हमें यहाँ पर ये चूज़ करना पड़ता है कि किस गुड की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है, सो दैट हम उस गुड को ही प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में नहीं हैं. इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करें तो उसके लिए उसका रिसोर्स क्या होगा, उसके लिए इसका रिसोर्स जो है वो होगी इनकम. तो किसी भी इंडिविजुअल के पास जो इनकम होती है वो गिवन होती है. इनकम जो है लिमिटेड है, इनकम गिवन है. तो जब उसकी इनकम गिवन है, फिक्स्ड है, लिमिटेड है, तो वो सारी ही गुड्स को कंज्यूम नहीं कर सकता है. उसको यहाँ पे चॉइस करनी पड़ेगी कि किस गुड की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है, किस वांट की अभी अर्जेंसी ज़्यादा है. तो वो उन्हीं गुड्स पे, उन्हीं रिक्वायरमेंट पे अभी स्पेंड करेगा. बाकी की गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर आने वाला है वो उसको पोस्टपोन कर देगा आगे आने वाले टाइम के लिए. तो हम इकोनॉमिक्स में, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है हमारी इकोनॉमी में, तो हमें चूज़ करना पड़ता है. हम चॉइस की बात करते हैं. तो यही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी है. तो इसको थोड़ा सा हम एक सेंटेंस के फॉर्म में देख लेते हैं. दस इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल परफॉर्म देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
and try to satisfy their unlimited wants by proper use of limited resources। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो इकोनॉमी में है रिसोर्सेज क्या है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो ये स्टडी करती है कैसे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कैसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी है। फर्दर इट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि गुड्स को, किस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, फिर उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और गुड्स के प्रोडक्शन के बाद जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो अभी हमने पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन हम गुड्स का कंजम्पशन कैसे करें, किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करें जिससे कि हम अपने लिमिटेड इनकम से अपनी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक, तो इकोनॉमिक्स जो है इस चीज़ की स्टडी है। क्लियर है? नाउ अब हमें ये समझना चाहिए कि क्या इकोनॉमिक्स हमेशा से थी? तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स हमेशा से एक सेपरेट डिसिप्लिन थी। द अर्लियर टर्म टू दिस डिसिप्लिन वॉज पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले जो टर्म यूज होता था इकोनॉमिक्स के लिए वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में होता था। देखिए, पहले जो है हम एथिक्स और पॉलिटिक्स पढ़ते थे और इकोनॉमिक्स को एज अ पार्ट हम उसी में स्टडी करते थे। इकोनॉमिक्स कोई अलग से कोई एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था। तो ये सेपरेट डिसिप्लिन बना कब? We can see that the effective birth of economics as a separate discipline may be traced back to the year 1776 when the Scottish philosopher Adam Smith published his book An Inquiry into Nature and Causes of Nation। तो इकोनॉमिक्स का जो बर्थ हुआ वो 1776 में हुआ जब एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक पब्लिश की, बहुत ही वेल नोन बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशन, जिसको कि हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद से ही इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर किया जाने लगा। तो इन द लेट 19th सेंचुरी द टर्म इकोनॉमिक्स ग्रेजुअली बिगैन टू रिप्लेस द टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी। और लेट 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स ने जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर दिया और एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज होकर सामने आई। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम वेयर द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन अराइव्ड। टर्म इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है? तो टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स ओइकोस एंड नोमोस। ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ओइकोस यानी कि हाउस एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। हेंस इकोनॉमिक मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस। तो यहाँ पर किस मैनेजमेंट की बात हो रही है? हमें क्या मैनेज करना है? तो हमने जैसे कि शुरू में डिस्कस किया कि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो हम उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और उसी यूटिलाइजेशन को हम इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। उसी रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारे एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके। तो इकोनॉमिक्स इसी मैनेजमेंट की बात कर रहा है। टेक फॉर एग्जाम्पल, there is a head of the family and he has limited income and he has to fulfill the unlimited wants of all its family members with limited income। एक फैमिली मेंबर है, एक हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, तो उसको अपनी लिमिटेड इनकम से उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो वांट्स हैं, अलग अलग वांट्स हैं, उसको जो है सेटिस्फाई करना है आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। फॉर एग्जांपल उसे एजुकेशन फीस देनी है, हेल्थ पे भी कुछ स्पेंड करना है, देन फूड पे, क्लोथिंग पे। ऑल्दो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बट इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है फैमिली की, उन्हें हॉलीडे पे भी जाना है, तो इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन सारी रिक्वायरमेंट पे वो कैसे अपने लिमिटेड इनकम से स्पेंड करेगा कि उन सारे फैमिली मेम्बर्स की वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके। और इनफैक्ट द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ कंट्री और इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, तो सेम ही होता है। यहाँ पर जो हेड है, यहाँ पे जो हेड है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड बजट एंड it needs to allocate its resources in different sectors like health, education, agriculture, industry। तो गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड बजट होती है, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड इनकम होती है, तो उसको अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी किस सेक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को
अपने रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ता है, अपने बजट को एलोकेट करना पड़ता है. सो दिस इज कॉल्ड द रैशनल मैनेजमेंट या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड इकोनॉमिक टेल्स द वे हाउ सोसाइटीज डिवाइड एंड यूज देयर स्केर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर वांट. तो यही है रैशनल मैनेजमेंट. जो अभी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट की, तो यही है वो मैनेजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. और इसी को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि सोसाइटी जो या इकोनॉमी जो है कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड करे और अपने स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करे जिससे कि उसकी वांट्स जो है वो फुलफिल हो सके. राइट, क्लियर है. सो ये तो हो गया मीनिंग कि कैसे जो है इकोनॉमिक्स डिराइव किया गया. बट when it comes to define the economics, several economists have contributed greatly to the field of economics. जब हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की बात करते हैं तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है. तो इकोनॉमिक्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी वन पर्सन आइडिया, थ्योरी या थॉट. इकोनॉमिक्स किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडिया, थ्योरी या थॉट नहीं है. इंस्टेड द फील्ड हैज बीन डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस, थॉट एंड डिस्कशन ऑफ मेनी इकोनॉमिस्ट. ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के थॉट, एक्सपीरियंस के डेवलप होने के बाद डेवलप हुई है और कई सारे सेंचुरीज लग गए हैं इसमें इकोनॉमिक्स को डेवलप होने में. तो इकोनॉमिस्ट एट डिफरेंट टाइम हैव एम्फसाइज्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हैव अराइव्ड एट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे अलग अलग टाइम पीरियड में उन्होंने अलग अलग जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट थे उसको एम्फसाइज किया और वो डिफरेंट डेफिनेशन को लेकर के आए हैं. So we can broadly classify this definition into 4 groups: wealth definition, welfare definition, scarcity definition and growth definition. हम इन definition को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: wealth definition, welfare definition, scarcity and growth definition. तो let's discuss the wealth definition. तो जैसा कि हम जानते हैं कि wealth definition जो है वो दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा. Adam Smith in 1776 wrote a book, An Inquiry into Nature and Causes of Nation. Adam Smith ने 1776 में एक बुक लिखी थी, An Inquiry into Nature and Causes of Nation, and Adam Smith is also considered the father of economics. Adam Smith को हम father of economics भी कहते हैं. तो he defines economics as the study of nature and causes of nation's wealth. उन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया कि ये स्टडी है किस चीज़ की, किसी नेशन के वेल्थ के और उसके नेचर एंड कॉजेस की स्टडी है. अब इसको समझते हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या है. उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है किसी भी नेशन के वेल्थ की स्टडी है, उसके नेचर के और उसके कॉजेस के. यहाँ पे नेचर से मतलब है, नेचर मीन्स डेफिनेशन. वेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ के डेफिनेशन में सिर्फ मटेरियल गुड्स को इंक्लूड किया है. तो इसका नेचर क्या हुआ? ये मटेरियल गुड्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टीवी, कार, इस तरह के जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मशीन, ये उसकी बात कर रहे हैं. देन कॉजेस मीन्स कि वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए, वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट किया जाए. इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी है, इकोनॉमिक्स इस बारे में बताती है. According to Adam Smith, economics inquires into the factors that determines wealth of the country and its growth. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? वो उन फैक्टर्स की इंक्वायरी करता है, उन फैक्टर्स के बारे में पता करता है जो फैक्टर्स किसी की कंट्री के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं. इकोनॉमिक्स उन फैक्टर्स के बारे में इंक्वायरी करता है जो फैक्टर्स किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट, according to him, economics is the subject in which we deal with the production of wealth, distribution of wealth and consumption of wealth. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए इसके बारे में स्टडी करते हैं. फिर जो वेल्थ प्रोड्यूस हुआ उसको डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसका कंजम्पशन कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में इकोनॉमिक्स हमें बताती है. इस चीज़ की इकोनॉमिक्स स्टडी है. अब इस डेफिनेशन को की कुछ हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. तो स्मिथ गेव टू मच एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है उसने वेल्थ की डेफिनेशन पे, वेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया. एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. उनके अकॉर्डिंग जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है
वो वेल्थ के एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी कंट्री में कितना वेल्थ है, कितना धन दौलत है, इस पर डिपेंड करता है। कौन सी कंट्री कितनी प्रॉस्परस है, कितनी रिच है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसने वेल्थ कितना एक्यूमुलेट किया, उसके पास वेल्थ कितना है, इस पर डिपेंड करता है। देन इकोनॉमिक डील्स विद द इंक्वायरी एंड कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स उस कॉजेज के बारे में इंक्वायरी करती है जिससे कि वेल्थ क्रिएट होता है। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ के क्रिएट होने के कॉजेज बताए हैं, वो क्या है देखते हैं। द वेल्थ ऑफ अ नेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। किसी भी कंट्री का वेल्थ जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, किसी भी कंट्री का वेल्थ जो है इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, उसके बाद जो है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके। जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा और हमारी कंट्री का वेल्थ इंक्रीज होगा। तो ये कॉजेज हैं वेल्थ को इंक्रीज करने के। Then Smith argued that by giving everyone the freedom to produce and exchange goods as they pleased and opening the markets up to the domestic and foreign competition, people's natural self-interest would promote greater prosperity than could stringent government regulations. ये हम समझते हैं। देखिए एडम स्मिथ से पहले, एडम स्मिथ जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते थे। एडम स्मिथ से पहले एक स्कूल ऑफ थॉट था जो था मर्केंटाइलिज्म। तो मर्केंटाइलिस्ट जो थे वो भी वेल्थ के एक्यूमुलेशन की बात करते थे। उनके अकॉर्डिंग वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट करना, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट करना है। तो दोनों ही वेल्थ के एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, दोनों ही एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस था, दोनों के आइडियोलॉजी में एक डिफरेंस था। मर्केंटाइलिस्ट जो थे वो प्रोटेक्शन की बात करते थे, यानी कि हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट को डिस्करेज करना है। जब इंपोर्ट को डिस्करेज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना चाहिए, हमें इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देना चाहिए, जिससे कि इंपोर्ट विल बी डिस्करेज्ड एंड एक्सपोर्ट विल बी प्रमोटेड। तो मर्केंटाइलिस्ट जो थे वो जीरो सम गेम की बात करते थे। यानी कि जीरो सम गेम का क्या मतलब हुआ, वन नेशन विल गेन एंड अदर नेशन विल लूज। एक कंट्री को गेन होगा और दूसरी कंट्री को लॉस होगा, तभी हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं मर्केंटाइलिस्ट के अकॉर्डिंग। बट एडम स्मिथ जो थे यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करती थी उनकी आइडियोलॉजी। उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो जीरो सम गेम नहीं है, ट्रेड इज अ पॉजिटिव सम गेम। उनके अकॉर्डिंग until and unless trade is not beneficial for both the nation it will not happen। अगर ट्रेड दोनों ही कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो ट्रेड होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, अगर हम किसी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर हम टैरिफ लगा दे रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नेशन हमारे साथ ट्रेड क्यों करेगा। तो ये बात करते थे मर्केंटाइलिस्ट। एडम स्मिथ कहते थे कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई भी नेशन हमारे साथ हमारे साथ ट्रेड क्यों करेगा। तो उनके अकॉर्डिंग ट्रेड एक पॉजिटिव सब गेम है, दोनों ही नेशन को बेनिफिट हो सकता है ट्रेड से। ये जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया। तो कैसे दोनों ही नेशन को बेनिफिट होगा ट्रेड से, वो फ्री ट्रेड से होगा। एडम स्मिथ जो है फ्री ट्रेड की बात करते हैं, वो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ट्रेड में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ट्रेड को फ्री छोड़ देना चाहिए। यही यहाँ पर कहा गया है कि स्मिथ आर्ग्यूड दैट बाय गिविंग एवरीवन द फ्रीडम टू प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज एज दे प्लीज्ड एंड ओपनिंग द मार्केट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपटीशन। मतलब ट्रेड को फ्री कर देना चाहिए, फ्री ट्रेड को अलाउ करना चाहिए, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन कंपटीशन के लिए ओपन कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी दोनों नेशन में एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब हम फ्री ट्रेड करेंगे तो गवर्नमेंट जो कंट्रीज जो है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होंगी, ज़्यादा रिच होंगी, रादर देन इम्पोजिंग दी टैरिफ ड्यूटी। तो एडम स्मिथ फ्री ट्रेड की बात करते थे, हमने देखा। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स और टेंजिबल गुड्स। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री का वेल्थ जो है सिर्फ मटेरियल गुड्स पे या टेंजिबल गुड्स पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, मतलब ऐसे गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं। और दे एक्सक्लूडेड द नॉन मटेरियल गुड्स सच एज सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने या वेल्थ डेफिनेशन के जो प्रोपोनेंट थे उन्होंने वेल्थ के डेफिनेशन से नॉन मटेरियल गुड्स को एक्सक्लूड किया। नॉन मटेरियल गुड्स लाइक जो टीचर्स के जो सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज, इंजीनियर्स की सर्विसेज, इन सबको वेल्थ के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। तो सिर्फ मटेरियल गुड्स को ही वेल्थ के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है।
नेक्स्ट, दे ऑल्सो इग्नोर द वेलफेयर ऑफ पीपुल। अच्छा, उन्होंने कहीं भी वेलफेयर की भी बात नहीं करी है, वो सिर्फ जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की बात कर रहे हैं कि वेल्थ को हमें कैसे एक्यूमुलेट करना है। पीपल के वेलफेयर की कहीं भी उन्होंने बात नहीं की है। नेक्स्ट हमारी आती है वेलफेयर डेफिनेशन। तो ये जो वेल्थ डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन हैज बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी इकोनॉमिस्ट एंड Alfred Marshall has severely criticized this definition and made a new definition which is popularly known as the welfare definition. Alfred Marshall ने वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इसने कहीं भी वेलफेयर एस्पेक्ट को कवर नहीं किया अपनी डेफिनेशन में, तो इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी उसको हम वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। In 1890, Alfred Marshall wrote the book Principle of Economics. 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वेज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? अब इन्होंने यहाँ पे वेल्थ को रिप्लेस करके मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक मैनकाइंड की स्टडी है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इकोनॉमिक्स जो है इस चीज़ की स्टडी है। यानी कि इंडिविजुअल जो है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, फिर कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो कैसे जो है कंज्यूम करेगा, इस बारे में स्टडी, इस चीज़ की स्टडी है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शन which is most closely connected with attainment and with the use of material requisite of well-being. ये ह्यूमन बिहेवियर के उस एक्शन से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है जो कि इस बारे में बात करती है कैसे मटेरियल गुड्स को एक्वायर किया जाए, कैसे मटेरियल गुड्स को प्रोक्योर किया जाए जो कि ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए है। यानी कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? ये इस बारे में स्टडी करती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कैसे जो मटेरियल गुड्स है उसको प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद वो अपना वेलफेयर बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी गुड परचेज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वेलफेयर ही बढ़ता है ना। तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किसी गुड को प्रोक्योर करता है, एक्वायर करता है और कैसे उसका वेलफेयर बढ़ता है, इस चीज़ की स्टडी है। His definition enlarged the scope of economic science by emphasizing the study of wealth and humanity together. देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो डेफिनेशन, इसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को एनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ वेल्थ को ही नहीं इंक्लूड करती है अपने डेफिनेशन में, ये ह्यूमैनिटी के बारे में भी बात कर रही है। वेल्थ अर्निंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब वेल्थ को कैसे अर्न करना है, फिर वो कैसे इसको स्पेंड करना है, ये क्या है? ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, रोजमर्रा की ये एक्टिविटी है। तो वेल्थ इज अ थिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल वेल्थ क्या है? वेल्थ एक चीज है जो कि हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है और कुछ नहीं है। वेल्थ क्या है? एक चीज है जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल, मैन अर्न टू गेट मटेरियल वेलफेयर। मार्शल का कहना है कि कोई भी इंसान अर्न किस लिए करता है? वो अपने मटेरियल वेलफेयर को ही बढ़ाने के लिए अर्न करता है। तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने वेलफेयर को बढ़ाने के लिए अर्न करता है। तो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल अर्न्स देयर लाइवलीहुड एंड हाउ स्पेंड इट फॉर देयर वेलबींग एंड वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स इसी बारे में स्टडी करता है कि पीपल कैसे अर्न कर रहे हैं या कैसे अर्न करते हैं अपने लाइवलीहुड को और कैसे फिर वो उसे स्पेंड करते हैं अपने वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी है। तो ये हो गई मार्शल की डेफिनेशन। तो thus economics is on the one side the study of wealth and another side a study of human welfare. इसके बाद आती है हमारी scarcity definition है। तो scarcity definition was given by Lionel Robbins. So Lionel Robbins wrote a book in 1932, an essay on the nature and significance of इकोनॉमिक साइंस। लॉयनल रॉबिन्स जो थे उन्होंने 1932 में एक बुक लिखी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब उन्होंने क्या कहा इकोनॉमिक्स के बारे में? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट थे उसको एम्फेसाइज किया, फिर वो अलग अलग अपनी डेफिनेशन लेकर के आए। तो इसी में थर्ड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन का है। देखते हैं रॉबिन्स ने क्या कहा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स,
Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और वो रिलेशनशिप को स्टडी करता है। किसके बीच में रिलेशनशिप? एंड्स एंड स्केयर मीन्स, एंड्स क्या है यहाँ पर? एंड्स मीन्स वांट्स और स्केयर्स मीन्स मतलब मीन्स रिसोर्सेज एंड विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो उस रिलेशनशिप को स्टडी करता है। किसके रिलेशनशिप को? स्केयर्स जो हमारे वांट्स हैं और जो स्केयर मीन्स हैं और वो जो मीन्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसके बारे में स्टडी करता है। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है स्कैरसिटी से ओरिजिनेट हुई। तो रॉबिन्स जो थे पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस किया। तो इस डेफिनेशन के हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर इज नो लिमिट टू वांट्स एंड नो वांट इज सेटिस्फाइड एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट क्रॉप अप। तो हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि एक वांट सेटिस्फाई होती है दूसरी वांट अराइज हो जाती है। मोस्ट ऑफ मीन्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स आर स्केयर्स। जैसे कि बताया हमने कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हमारे हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, वो स्केयर्स हैं। सो वी हैव टू चूज द मोस्ट अर्जेंट वांट्स फ्रॉम दीज अनलिमिटेड वांट्स। तो हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें से जो मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट जिस वांट्स की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है, हम उसको चूज़ करेंगे। क्योंकि हम सारी वांट पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज जो है स्केयर्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो स्केयर्स मीन्स एंड स्केयर्स मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। और हमने ये भी बताया कि जो स्केयर्स मीन्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको लेबर का एग्जाम्पल दी, इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? हाउस होल्ड में भी होता है, फैक्ट्रीज में भी होता है ना, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो रिसोर्सेज के कई सारे यूजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को जो है हम सिर्फ एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं, नहीं। तो रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और उनके कई सारे यूजेस हैं। तो जब रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, उनके कई सारे यूजेस हैं, तो फिर हमें इसी तरह से जैसे हमारी इनकम है, इनकम को बहुत सारे यूजेस के बीच में हमें डिवाइड करना पड़ता है, सिर्फ एक ही वांट पे हमें स्पेंड नहीं करना है। तो जब ये सिचुएशन है, ये कंडीशन, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी मोस्ट अर्जेंट वांट में से चूज करना पड़ता है कौन सी वांट हमारी अर्जेंट है। तो यही रॉबिन्स कहना चाह रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economics is the study of how human chooses to allocate scarce resources which have an alternative use to satisfy their wants। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया, वही है ये कि इकोनॉमिक्स की स्टडी है कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने स्केर्स जो रिसोर्सेज हैं उनको चूज करते हैं, फिर वो एलोकेट करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये है रॉबिन्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो थी हमें प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ men and society choose with and without the use of money to employ the scarce productive resource which has alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various groups of society। देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही डायनामिक है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की बात हो रही है बट फ्यूचर जनरेशन की भी बात हो रही है। देखिए इसको समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ men एंड सोसाइटी चूजेज विद एंड विदाउट द यूज ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें जो है मेन है जो चूज करते हैं विद या विदाउट मनी, चूज करते हैं क्या? टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वो एम्प्लॉय करके, जिसके के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ओवर द टाइम और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए, अभी भी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आने वाले फ्यूचर में भी जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी उस गुड्स को अवेलेबल कराते हैं। ये जो है उनके अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सैमुएल्सन जो है वो बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी नीड को फुलफिल करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करना है कि जो रिसोर्सेज हैं आगे आने वाली जनरेशन को उन रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हम देख रहे हैं कि वाटर की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है। तो ये कहते भी हैं कि सेव वाटर, आपने हर जगह देखा होगा। वाटर को हमें बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना है जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अभी प्रेजेंट जो जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके और आने वाली जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके, उन्हें भी वाटर की किसी भी तरह की शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। तो ये साइमल्सन ने जी ये जो डेफिनेशन दी ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट की बात हो रही है। इसमें ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को डिस्कस किया गया है बट फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसको ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं। तो लाइक रॉबिन्स, साइमल्सन ऑल्सो एम्फसाइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो साइमल्सन भी रॉबिन्स की तरह चॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें कैसे उन्हें चूज़ करके कहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर चीज़ की, वहाँ पे हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और दूसरी वांट को आगे आने वाले टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर दें। तो साइमल्सन भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस डेफिनेशन लेज स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज so that the wants of not only the present generation but wants of future generation can also be fulfilled। देखिए वही बात फिर से आगे कि ये डेफिनेशन जो है रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात कर रही है। रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ करना है। रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूज़ करना है किसी तरह का रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। पानी है जैसे तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी है हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। तो इट स्ट्रेसेस द स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, so that the wants of not only the present generation but the wants of future generation can also be fulfilled। जिससे कि जो अभी की वांट है, प्रेजेंट जनरेशन की जो वांट है उसको भी हम पूरी कर सकें और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनकी भी वांट को फुलफिल किया जा सके। सो दिस डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर एंड स्कैर्सिटी डेफिनेशन। अब देखिए ये डेफिनेशन जो है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, ये उसकी भी कॉम्बिनेशन है और स्कैर्सिटी की भी कॉम्बिनेशन है। रॉबिन्स की जो स्कैर्सिटी डेफिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज द मोस्ट या मोर डायनेमिक डेफिनेशन बिकॉज ऑफ टाइम एलिमेंट, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों की बात हो रही है, तो ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है और दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है बिकॉज ऑफ इट्स डायनेमिज्म। ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है। So far we have discussed so many definitions of economics। तो I hope while going through all these definitions आपको क्लियर हो रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। बट हम आगे आने वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। हम एक तरह से लिंक को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कैसे स्कैर्सिटी से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच।